हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग पिछले लेक्चर बहुत अच्छे से कर चुके होंगे और इस लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक करेंगे, मीन्स फ्रिक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज हमारा क्या है, लेक्चर 2 है बच्चों। हमारा क्या है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 02। किसका भाई, फ्रिक्शन का लेक्चर 02 है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग क्या किए थे, हम लोगों ने किया था स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का पूरा डिटेल, कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे और उसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था। तो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं मैं। हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो वो मूव नहीं करती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके पीछे फ्रिक्शन लगा हुआ काम कर रहा होता है। जब भी हम किसी बॉडी को फोर्स लगा रहे होते हैं तो उस पर क्या काम कर रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। जब तक कि हम इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर देते हैं, बॉडी मूव नहीं करती है। तो जब तक जिस पोजीशन तक मूव नहीं करती है उस पोजीशन तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है, वही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जैसी लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स टू द प्ले। तो आज का, और हमने इसमें दो चीज और पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये नॉर्मल है हमारा और ये हमारा mg है, तो हम फ्रिक्शन Fs क्या लिखते थे, म्यू एस एन लिखते थे। ठीक है बच्चा लोग, तो आपको ये याद होगा अच्छे से। कल के लेक्चर में मैंने क्या किया था, म्यू एस एन इक्वल टू फ्रिक्शन। तो ये क्या, हमने ये भी कहा था कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती है बट मैक्सिमम की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम की वैल्यू होती है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाता है, Fs मैक्स कहलाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हमने एक चीज और पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा होता है सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, सेल्फ एड, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। ये सब क्या है, और Fx मैक्स हमने पढ़ा था, Fx मैक्स पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था म्यू एस एन, एक्चुअली ये हमने पढ़ा था। तो ये आपको मैंने फिर से याद करा दिया। एक चीज और बच्चों हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था, कि हमने अलमारी को धक्का दिया था, पुश किया था, और हमने दो ऐसे फोर्स लगाया था, 3F लगाया था, समथिंग कुछ किया था। और हमने पढ़ा था कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा वो फोर्स होता है जो मैक्सिमम होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था। और क्या सीखा था, और हाँ, म्यूएस। और म्यूएस क्या होता था भाई, हमने सीखा था म्यूएस हमारा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि म्यूएस जो है किसी एक बॉडी का नहीं होता है, म्यू कॉन्टैक्ट सरफेस का म्यूएस होता है। एक चीज याद रखना, म्यूएस क्या होता है, और ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है कि ये ऐसे भी टच हो सकता है और ये ऐसे भी टच हो सकता है, तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों का वैल्यू म्यूएस का एक ही होता है, इन दोनों के सरफेस के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि म्यूएस हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। और क्या है ये, इसमें बच्चा, इसमें याद रखना कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर, और मटेरियल सरफेस का नेचर होता है उसके ऊपर, अब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है और सरफेस का नेचर कैसा है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, म्यूएस डिपेंड करता है। तो एक्चुअली हम इसलिए भी कहते हैं कि फ्रिक्शन भी ओवरऑल हमारा किस पर डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन हमारा डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक चीज और है कि जितना ज्यादा नॉर्मल लगाते थे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होता था, इसीलिए हमारे पास ये वाला फार्मूला हमारा आता था। ठीक, अब एग्जांपल बताया था मैंने कि जब भी हम किसी बुक्स को क्या करते हैं, एडहेसिव से, ग्लू से उसको साटते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर किसी ठोस जगह पे किसी भारी दबाव के नीचे उसको रख देता है कि हम क्या करते हैं, वहाँ n की वैल्यू बढ़ाते हैं, और तभी हमारा वो ज्यादा मजबूती से क्या होता है, कोल्ड वेल्डिंग होता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। तो आज हम एक चीज और देखने जा रहे हैं बच्चा, क्या देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पे आ जाएंगे धड़ाधड़, और उसके बाद हम काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शन। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है, और आप लोग हेडिंग लिख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये बहुत ही आसान चीज है।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों में बता दूंगा। देखो अगर यहाँ पर एन लग रहा है, हमारा क्या लग रहा है, एन लग रहा है, यहाँ हमारा क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या लग रहा है भाई, वेलोसिटी वी या एफ, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स मान लो एफ लग रहा है। तो हमारे पास बच्चा क्या लगेगा, इधर हमारा भाई माय डियर स्टूडेंट्स इधर लगेगा फ्रिक्शन, हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन, ठीक है। साफ साफ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, आपको बहुत क्लियर दिख रहा चाहिए। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना है कि मुझे ये नहीं दिखता है। ओके, तो फ्रिक्शन लगा तो एंगल किधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाता था, कल हमने देखा था कि नॉर्मल रिएक्शन और इधर नॉर्मल रिएक्शन है, सॉरी रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स क्या है हमारा, ये भी तो कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी है, ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल भी हमारा क्या है, कांटेक्ट, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। इस पर एग्जांपल आ सकता है, बहुत कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पर रिएक्शन दिया रहे नॉर्मल, अगर कांटेक्ट फोर्स दिया रहे तो कांटेक्ट फोर्स दिया रहे तो ये कंसीडर करना, अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दिया रहे तो ये कंडक्ट करना, ठीक है। इसमें इन दोनों में जैसे बच्चे में जब हम छोटे थे तो वी आर वेरी कंफ्यूज एट दैट टाइम, जब तक कि हमें टीचर ने नहीं बताया कि इसको कैसे करना है तब तक हमें भी समझ में नहीं आता था ये आर क्या है और एन क्या है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है नॉर्मल और इन दोनों के बीच का एंगल, नॉर्मल और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल बिटवीन, चलो डिफिनेशन लिख देता हूं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ये समझ में आ गई बात। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चा, बता दो मुझे, फ्रिक्शन F अपॉन एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, फ्रिक्शन B बाई P बाई B, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, F बाई एन, ठीक है। तो F बाई एन और क्या चीज होता था भाई, ये हमारा होता था म्यू एस की वैल्यू, याद आ गया होगा, पक्का याद आ गया होगा, अगर नहीं है तो फिर से दोबारा से आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। एक बार हमारा लेक्चर 1 फ्रिक्शन का, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, ये ओवरऑल इतनी ही सी बात एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमें पढ़नी होती है। तो क्या हुआ, थीटा tan न्यूमेरिकली टेंजेंट है ना, न्यूमेरिकली टेंजेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। आप क्या देखोगे कि म्यू एस क्या है, एक चीज देखो, म्यू एस क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है ना ये, तो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, तो आप कह सकते हो ना कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यूमेरिकली स्टैटिक इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके एंगल के बराबर होता है। बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से समझना है कि म्यू एस क्या है, is numerically equal to angle or tangent of angle of friction, tangent of angle of friction is equal to the numerical value of क्या, angle of coefficient of static friction या coefficient of direct friction की बात करो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एक चीज और है, एक और बात आती है, वो आती है एंगल ऑफ रिपोज, जो कल मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था आपको उसके बारे में, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज क्या होता है, मिनिमम इंक्लिनेशन होता है या मैक्सिमम इंक्लिनेशन कर सकते हैं, कंडीशन फॉर एंगल ऑफ रिपोज। इसे पढ़ने वढ़ने की बात होती नहीं है, सिंपल सी बात होती है, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि देखो ये हमारे पास इंक्लिनेशन है, एंगल मैं अल्फा मान लेता हूं, इस पर एक ब्लॉक रखता हूं। एंगल ऑफ रिपोज उस एंगल को कहते हैं जिस एंगल पर जस्ट टू स्लाइड दिस ब्लॉक इज जस्ट टू स्लाइड कंडीशन में आया। जस्ट टू स्लाइड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि आप अगर आप ये देख लो, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लैंक है, प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर मैं कोई भी छोटा सा ब्लॉक रख देता हूं, छोटा सा ब्लॉक रख दिया मैंने, ओके। अब इन छोटे से ब्लॉक को आप ऐसे इस प्लेन को क्या करो, आप एंगल देते जाओ, 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 क्या दे रहे हो आप, एंगल देते जाओ, एंगल देते जाओ, एंगल देते जाओ, ठीक है, ठीक। देखो
एक सर्टेन एंगल के बाद ये क्या किया, ब्लॉक मूव कर गया नीचे की डाउनवर्ड, है ना। यही एंगल जो है ना, जब तक ये मूव नहीं करे, मान लो इस एंगल पर मूव जस्ट टू स्लाइड कंडीशन अब आ गया कि इसे जरा सा भी मैं थोड़ा भी ऊपर करूंगा ना तो ये मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा, है ना। तो मैं इसको इतना पे रखता हूं, तो जिस एंगल पर ये जस्ट टू मूव, जस्ट टू स्लाइड के कंडीशन में आ जाए ना, वही एंगल क्या कहलाता है बच्चा हमारा, डियर स्टूडेंट, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, है ना। चलो जी, तो क्या हुआ, आपने सीख लिया एंगल ऑफ रिपोज भी किसको कहते हैं। तो चलो मान लिया कि एम का एम मास है, तो ये हमारा एम जी हो गया। कल मैंने इस तरह का प्रॉब्लम किया था, ये हमारा एन हो गया, ये हमारा, इसको करोगे तो ये होगा एम जी कॉस थीटा कॉस अल्फा, और ये होगा एम जी साइन अल्फा, ये हमारा फ्रिक्शन तो पता ही इधर होता है। तो अब देखो एफ इक्वल टू क्या है, एम जी साइन अल्फा, है कि नहीं, और एन इक्वल टू क्या है, एम जी कॉस अल्फा, ठीक है। एफ बाई एन क्या है, एफ बाई एन कितना है, एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम जी कॉस अल्फा। एम जी, इसने एम जी को मार डाला, तो एफ बाई एन क्या हो जा, टेन अल्फा बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो टेन अल्फा और एफ बाई एन क्या निकालते थे हम लोग, म्यू एस निकालते थे ना, निकालते थे कि नहीं निकालते थे, पक्का याद आ गया आपको, है ना। तो देख लो जी हमारे पास, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। अच्छा जी, तो बहुत मजेदार कहानी आ गई। एक याद करो, जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो था, मतलब थीटा क्या था, टेन थीटा, थीटा क्या था, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। देख लो जी, अब अल्फा इक्वल टू भी टेन इनवर्स म्यू एस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि टेन फ्रॉम दिस एंड दिस को अगर कंपेयर करें, एंगल इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन वन मान लो, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होगा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा। एक रिलेशन ये भी आ गया। इसी को बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक भी बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन क्या निकालने के लिए भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बीच क्या निकालने के लिए हमको फ्रिक्शन में रिलेशन निकालने की बात करती है बच्चा। तो माय डियर स्टूडेंट, अब क्या हो गया, हमारा ये फिनिश हो गया। अब हम शुरू करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब तक आप इसको नोट कर लें, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो सामने मैंने लिख दिया, पहले देखो डेफिनेशन लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको पहले लिख दिया। क्या लिखा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन डिनोट करते हैं एफ के से। कैसे भैया, ऐसे एफ और के, ऐसा एफ के से, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into play when body moves over the surface of another body। जब एफएक्स मैक्स खत्म हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, जैसे ही हमारे पास ये बॉडी हमारा है, ये हमारा एक एम ब्लॉक है, मैंने इस पर एफ फोर्स लगाया और तब तक ये लगता रहता है, जब तक ये रुका रहता है ना, तब तक क्या काम करता रहता है, इस पर एफएस काम कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही एफएक्स मैक्स आता है, जैसे ही ये एफएक्स मैक्स को ओवरकम करता है, वैसे ही इसके अंदर क्या शुरू हो जाता है भाई, वेलोसिटी शुरू हो जाती है, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और तब एक रिलेटिव मोशन पैदा होता है इसके अंदर, किसके कंपेयर में, ग्राउंड के कंपेयर में। क्या होता है हमारे पास, ग्राउंड के कंपेयर में हमारे पास क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन पैदा होता है। और उसी रिलेटिव मोशन के अपोजिट में क्या काम करना होता है हमारे पास, एफ के काम करना शुरू कर देता है। जब ये मोशन में आता है, मींस एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल टू जीरो। इसे मुझे बहुत कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका बहुत ज्यादा कोई मतलब हमको समझना नहीं है। मुझे समझना है कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चा, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया। पहला चीज तो यह है, इसको दो तीन तरीके से समझता है। पहला चीज तो यह है कि भैया द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ओके,
सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी, मतलब दो बॉडी के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। किस बात के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के होने के लिए। मीन इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट देना है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, there is a relative motion, there is a relative motion between two bodies, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तभी क्या करेगा, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। और एक चीज और याद रखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डायरेक्शन को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे बच्चा लोग, देखो एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या काम करता है, डायरेक्शन होता है किसका भाई, स्टैटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि अगर मान लो कि इधर वेलोसिटी v है, कुछ भी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राउंड के रिलेटिव में आपका काइनेटिक आपका वेलोसिटी रिलेटिव मोशन किधर है, ग्राउंड क्या हमारा रेस्ट में है ना, vg क्या हमारा 0 है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, किधर, इस डायरेक्शन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर काम करेगा Fk। अब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है इसका मास कितना होता है, इसका n की वैल्यू क्या आएगी, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम इजीली निकाल लेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, अगर इस डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में, ओके। चलो जी, तो नेक्स्ट हम करते हैं डायरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। कई एग्जांपल्स मैं दूंगा इस पर, जो आप इसको बनाओगे, ठीक है। देखो क्या है, एक एग्जांपल मैंने सामने लिख रखा है, क्या लिखा रखा है मैंने कि अब देखो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं VA माइनस VG, यही तो लिखते हैं। तो VA क्या है हमारा 5, G क्या है हमारा 0, तो हमारे पास कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड, कितना आया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो किधर, तो 5 मीटर पर सेकेंड, अगर बॉडी ए को देखोगे और इसका दोनों का एफबीडी निकालोगे तो ऐसा सा एफबीडी बन सकता है। तो 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव मोशन हमारा इधर आ रहा है ना, 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ आ रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर देखें यहां पर, अगर आप बैठ जाओ, अगर यहां पे आप बैठ जाओ ऐसा, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि बॉडी कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉडी ए पर किधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk इस तरफ लग रहा है। बहुत आसानी से समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब दूसरा एग्जांपल देख लो, आप सेकंड एग्जांपल देख लो। इसी एग्जांपल को मैं उठा के ले जाता हूं, क्या करता हूं मैं, अब देखो ये आपका 5 मीटर ए ब्लॉक है, ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा दूसरा ब्लॉक हमारा है जो 3 मीटर पर सेकेंड की तरफ जा रहा है। देखो इसको बनाने का कई तरीका है, इसको समझने का आप VAB, VG, VGB, VGB करके भी कर सकते हो, लेकिन बच्चा एक चीज और है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप इसको एफबीडी ड्रॉ कर लो तो आपको बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम बन सकता है। एक काम करो, VBA निकालेंगे तो BEC को मान लेते हैं, ABC ऊपर कर देंगे, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको तरीका देख लो। डायरेक्शन डिसाइड करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपके पास ये 5 है, आप जैसा एज इट इज ड्रॉ करो। आपके पास ये क्या है भाई, 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, ये A ब्लॉक है, ये हमारा B ब्लॉक है, और ये हमारा ग्राउंड है। हमारा क्या है, ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड पे तुम खड़े हो, मैं चिंटू मिंटू का ने क्या करा,
ग्राउंड पे खड़ा होकर डांस कर रहा था और देखा कि एक प्लेन, मान लो प्लेन था, कोई भी ब्लॉक है, यहां से अगर देख रहे हो, जबकि कहने के लिए तो ये क्या है, सब अटैच है एक दूसरे से, मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो इधर ब्लॉक किधर जा रहा है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर, एफ के इधर लग रहा होगा। ठीक, और एक चीज और है, अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं और ग्राउंड को देखूं तो क्या लगेगा कि मैं इधर जा रहा, ग्राउंड किधर जा रहा है, इस तरफ। तो अगर ग्राउंड इस तरफ जा रहा है तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, एफ के, मींस एक्शन रिएक्शन पेयर टू डिफरेंट बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ वंस अगेन। अब देखो, अभी आप इस पर बैठ जाओ या इस पर बैठ जाओ, इस पर बैठोगे तो, इस पर बैठोगे तो, इस पर बैठ जाओ, ठीक है, इस पर बैठ जाओ और देखो कि ये आपके रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है। आप 3 से जा रहे हो, ये 5 से जा रहा है, तो ये ज्यादा जा रहा होगा, तो ये जा रहा होगा आपके हिसाब से इधर 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा जा रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर इसको रेस्ट मान लो, इसको देखोगे तो ये 2 मीटर ज्यादा आपको जाता तो दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन इस पर Fk2 यहां लग रहा होगा, Fk2 यहां लग रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक चीज और, अगर इस पर बैठ जाएं, इस पर बैठ जाएं तो ये किधर जाता हुआ दिखेगा आपको। अगर आप इस पर बैठ जाओ तो आप तो ज्यादा जा रहे हो, तो ये आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा। जब पीछे जाता हुआ दिखेगा, किस 2 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा दिखेगा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, फ्रिक्शन यहां लगना चाहिए। बहुत सिंपल है यार, देखो कैसे मैं समझाता हूं इसको। और एक चीज समझ लो, 2 कांटेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन इधर, एक फ्रिक्शन इधर, एक फ्रिक्शन इधर, एक फ्रिक्शन इधर, देखो बहुत आसानी से आ रहा है। और अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, VBA इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू VB5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप क्या कर रहे हो, आप बी पर बैठ करके ए को देख रहे हो, बी के रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में बी को देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हो, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बी से जो भी बैठेगा उसको 2 मीटर पर सेकंड से आगे ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब अगर बी पर डायरेक्टली करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको अगर बी पर बैठे हो तो यह 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब कि अगर ये इधर रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, वी रिलेटिव इधर जा रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इधर होगा। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, और ये इस मेथड से भी निकाल सकते हो समझने के लिए। ठीक है, बहुत आसान है ना बच्चा, आसान है ना, इजी है ना, मजा आ रहा है तो लाइक्स करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और अंत तक पूरा वीडियो देखना। ठीक है, देखोगे मस्त प्रॉब्लम मैं करूंगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया सॉल्व। अब देखो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ऐसा, ये 2 मीटर, ऐसा, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब बोल रहा है कि हमको बताओ कि इसमें किधर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सिंपल मेथड है, आप इसको ऐसा ब्लॉक ड्रॉ कर दो, ऐसा ग्राउंड के साथ, तीनों को अलग अलग कर दिया मैंने, देखो 7 करके भी निकाल सकते हो। 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ बैठोगे ग्राउंड पे बैठोगे तो ये इधर जाता हुआ दिखेगा। कितने से भाई, 3 मीटर पर सेकंड से, तो फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा, इधर लगेगा। सिंपल से बात है। ठीक, यहाँ बैठोगे, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, VAB निकालोगे तो VA माइनस VB होता है। तो VA की वैल्यू कितनी है भाई, -2 मीटर पर सेकेंड है, माइनस VB प्लस में है तो +3 मीटर पर सेकेंड है, तो -5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हो तो B पे बैठ कर देखोगे ना। जब B पर बैठ कर देखोगे, यहां से बैठ कर देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, आप तो 3 से खुद इधर भाग रहे थे और 2 से वो भाग रहे थे, इधर क्या करे, 3 से 5 हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड से उल्टा जाता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन यहां काम करेगा, आगे काम करेगा। देखो मैं अब यहां देखो, अगर -5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है तो A जो है किधर जाएगा, A इधर जाएगा, इधर से भाई 5 मीटर
पर सेकेंड से, तो फ्रिक्शन की वैल्यू किधर, एफ के इधर। चलो देखते हैं, यहां से देखते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है मगर यहां कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां बैठ जाते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस बॉडी पर इधर लगेगा। किसको भाई, यहां पे कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको। तो हम मान लेते हैं हम ये FK1 है, तो जाहिर सी बात है इस पर जब जाओगे तो ये आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। देख लो भाई, ये ज्यादा आसान मेथड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आप देख लो। अगर यहां बैठोगे तो यहां बैठोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, ये इधर जाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब FK1 इधर लगेगा। अब यहां बैठ जाओगे तो ये आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो ये आपको फ्रिक्शन FK1 इधर लग जाएगा। ठीक है, अब देख लो, इस पे बैठ जाओ। इस पे जब बैठोगे, इस पे बैठ जाते हैं पहले, जब इस पे बैठोगे, जब इस पे बैठोगे, इस पे बैठ के पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो इस पे बैठ जाते हैं, अब इसको देखते हैं। तो जब इस पे बैठते हैं तो आप इधर जा रहे थे, अब वो उधर जा रहा था, तो जब इस पे बैठ के इसको देखोगे तो ये किधर जाता हुआ दिखेगा, इधर आपको दिखेगा, ये इधर जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में FK काम करता हुआ नजर आएगा। इसका नाम रख देते हैं FK2। ठीक है, और अब इस पर बैठ जाओ, इस पर बैठ जाओ। तो इस पर जब बैठोगे ना तो आप पीछे जा रहे हो, ये आगे जा रहा है, तो आप 2 से जा रहे हो, ये 3 से भाग रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, ये 5 से जाता हुआ दिखेगा। जब इधर ज्यादा दिखेगा तो इसका मतलब FK2 यहां काम करेगा। जल्दी से इसको नोट कर लो भैया लोग, है ना। देखो तो टोटल फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ ही नजर आ रहा है भाई। ऐसे भी अब दोनों को जोड़ो ना तो इधर ही तो फ्रिक्शन के बॉडी इधर जा रही है ना, तो यहां से देखोगे तो दोनों इधर ही दिखेगा, इधर जाएगा तो ये इधर ही दिखेगा। अब यहां जा बैठ जाओगे, अब यहां आप किसी और जगह बैठ जाओ। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व, डायरेक्शन को, इसका डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, है ना। कई प्रॉब्लम है इसमें आप देख सकते हो, इसका 3 वाला ही प्रॉब्लम देख सकते हो, इसको जल्दी से नोट कर लो। एक प्रॉब्लम ऐसा भी कर लो, मान लेते हैं आपके पास कि ऐसा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दो बॉडी है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड को भूल जाओ। ये भी 5 मीटर पर सेकेंड और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी है? नो। v रिलेटिव क्या है भाई, 0 है, तो FK क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का रिलेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका एक। ठीक, अब देख लो, हाँ अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये दिखेगा 5 से 5 जाता हुआ दोनों, है ना। चलो अब क्या करें भाई, एक 3 वाला ले लें। A B C, A B C 5 मीटर 1, एक काम करो, ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आप खुद से कर सकते हो? चलो HW होमवर्क घर पे करो, आपको इजी बन जाएगा। यहाँ अब तीनों का क्या करो ना, तीनों का आप एक काम करो, FBD बना लो, बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो A का FBD बना दिया, B का FBD बना दिया, C का FBD बना दिया, ग्राउंड का FBD बना दिया। बैठ जाओ ग्राउंड पे फर्स्ट, ग्राउंड पे जब फर्स्ट करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन FK1 यहाँ, तो FK1 यहाँ भी लगेगा। ठीक, पहला जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से भाई, दूसरा कोई नया तरीका नहीं है यहाँ पे। ओके, अब देख लो, ये हमारा C था, अब ये B ब्लॉक पर, अब यहाँ बैठ जाओ। यहाँ से बैठकर देखोगे कि आप 5 मीटर से जा रहे हो और ये 3 से पीछे जा रहा है, तो आप 5 से 3 से पीछे जा रहा है, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको किधर 8 से पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो पीछे जाता हुआ दिखेगा। इसका मतलब कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। कहाँ पे भाई, जब C पे बैठ जाओगे तब, जब C पे बैठ जाओगे तब क्या लगेगा, ये आपको FK2 यहाँ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा देख लो भाई, जब FK2 पे बैठ जाओगे और C को देखोगे, अगर आप A B A A, हाँ, अगर आप B पे बैठ जाओ, सॉरी
किसे बैठे हो, सी पे बैठे हो ना, तो सी पे जब बैठे हो तो आप इधर भाग रहे हो, वो उधर भाग रहा है, तो आप इस पर बैठ के इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये लगेगा 8 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, Fk2 यहाँ लगेगा। ठीक, अब इस पे बैठ के इसको देखते हैं एक बार, इस पर बैठ जा रहे हैं इस पर बैठ जा रहे हैं तो 3 मीटर से इधर जा रहे हो, और ये आपको कहाँ भागता हुआ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई, इधर लगेगा। तो ये भी Fk2 हो गया, Fk1 Fk1 Fk2 और Fk2। अब यहाँ आ जाते हैं, बी को सी से देखते हैं, बी से बैठ के सी को देखते हैं, बी से बैठ के सी को देखते हैं, सी कहाँ जा रहा है, आप खुद पीछे जा रहे हो, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर आपको लगेगा 4 मीटर पर सेकंड से, ऐसे तो ये 1 से जा रहा है, लेकिन आपको क्या दिखेगा, ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ दिखेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा Fk3। तो एक फ्रिक्शन और लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, जब यहाँ पे बैठोगे तो आप इधर खुद जा रहे हो, ये आपको इधर कितना से लगेगा, आपको लगेगा 4 मीटर पर सेकंड से, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जब ये बी आपको 4 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ दिखेगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन, इसको रोकने के लिए क्या करोगे, फ्रिक्शन इधर लगाओगे, तो ये Fk3। अरे यार मुझे लगता है कि आपको बहुत, इस सारे एग्जाम्पल से आपका बहुत क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, थोड़ा एंगल वाला कर लेते हैं। ये देखो, एक प्लैंक है हमारा ऐसा ए, और एक बॉडी बी रखा हुआ है। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी जो है 4i प्लस 3i प्लस 4j है, और va की वेलोसिटी 3i माइनस 4j है। तो बताओ भाई किस फ्रिक्शन की वैल्यू किधर होगी, फ्रिक्शन किधर जा रहा होगा, बहुत आसान है, वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी, तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी कितना 3i प्लस 4j माइनस 3i माइनस 4j, क्या होगा 3i कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना 8j। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको आप क्या मान रहे हो, स्टॉप, इसको आप मान ले स्टेशनरी मान के चलते हो, इसको क्या मान रहे हो, स्टेशनरी। इस पर बी पर बैठ करके, ए पर बैठ के बी का वेलोसिटी देख रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सॉरी फ्रिक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ओके, आपको जानना है, क्या जानना है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी भी जानना है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी जानना है। ठीक, तो ये 8j, तो 8j का मतलब क्या हो गया, अगर बॉडी ऐसे है प्लैंक, तो यहाँ पे बैठा हुआ इन आदमी को ये बॉडी ऐसा जाता हुआ दिखेगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 8j ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, सिंपली जस्ट अपोजिट में हो जाएगा। एक प्रॉब्लम सेम इसी तरह का और है, ये देखो, अगर मैं बोलूँ ये आपका B है, ये A है, और ये आपको 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। सिंपल प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल सब देखते चलो, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, मैं इसको स्टॉप, इसको एक बार क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये स्टेशनरी है। ठीक, मतलब VBA निकालते हैं ना, VBA निकालते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। देखो ये क्या है, 3i, सॉरी कौन सा है, VB है, VB माइनस VA होगा ना, VB विथ रिस्पेक्ट टू A, तो VB की वैल्यू कितनी है, 3j है, अगर आपको x i और j मानते हो तो, है ना। ऐसे मत करो, छोड़ो, डाइट करते हैं। अगर मैं इसको रुका हुआ मान लूं और यहां बैठ के देखूं, तो ये जो बॉडी है ना, ये जो 4 है, ये इस तरफ नहीं, इसकी वेलोसिटी इसमें जुड़ जाती है, ये तो 3 से जा ही रहा था, और ये वेलोसिटी इधर आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। अगर किसको आप इसको रुका हुआ मानते हो तो, इस वाले को, ए वाले को बी के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब वेलोसिटी किधर जाती दिखेगी, इधर जाती दिखेगी। कौन सा, VBA, ये VBA है, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर इधर है तो आपका ये क्या होगा, फ्रिक्शन, जस्ट अपोजिट टू दिस, ये आपका Fk हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, किसका, बी का।
अगर बी का एक रेस्पेक्ट निकालो तो उसका जस्ट उल्टा कर दो और कुछ नहीं, हो गया। ठीक है, एंगल निकालना चाहो 3 और 4 है तो ये 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है यार, समझ गया, ये भी समझ गया, ये भी समझ गया, ये भी समझ गया, ये भी समझ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो एग्जाम, बहुत आसान। मैग्नीट्यूड क्या है यार, सिंपली है ना, वेलोसिटी वी है इधर, mg इधर लगता है, n इधर लगता है। नॉर्मली फ्रिक्शन f के अपोजिट टू दिस, अगर वेलोसिटी इधर है ग्राउंड रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, अच्छा तो f जो होता है f के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पुरानी कहानी n के, और f के इक्वल टू अगर लिखना हो ना तो म्यू के इंटू n। किस पर डिपेंड करता है भाई, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक चीज और याद रखना कि म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू के की वैल्यू जो होती है इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, ये याद रखना है। म्यू के किस पर डिपेंड करता है भाई, मटेरियल पर और सरफेस पर, सरफेस के नेचर और मटेरियल पर। ठीक है चलो हो गया, ये तो था, और तो इसमें कुछ था ही नहीं यार, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, हाँ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। एक चीज लिखना, काइनेटिक फ्रिक्शन, अब ये कहानी मैं समझाऊंगा काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों होता है, ये कैसे होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, जो भी लिखना अंग्रेजी अच्छी नहीं मेरी, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना। अरे कहाँ चला जाता है मेरा, एक क्वेश्चन है आपके पास कि ये एक ब्लॉक है 10 kg का, जिसका म्यू एस 0.5 है, म्यू के इसका 0.4 दिया हुआ है। बोल रहा है एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, है ना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है। बन जाएगा, बहुत आसान। सबसे पहले तो देखो यार, मूव करेगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। तो हम पहला ये देखते हैं कि इसमें म्यू एस की वैल्यू कितनी है। तो पहले हम एन निकालते हैं, एन इक्वल टू मास इंटू जी, तो 10 इंटू 10, हाँ 10 ही लो, जी की वैल्यू क्या ले रहे हो, जी ऑलवेज टेक इट फॉर 10। फॉर एग्जांपल पर 9.8 दिया तो 9.8 देना, अगर नहीं दिया हो तो 10 लेकर के बना देना। ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम है आपको 10 ही दिया रहेगा। तो ये 100 न्यूटन हो गया। ठीक, अब एफ एक्स मैक्स निकाल दो, क्योंकि एफ एक्स मैक्स को ओवरकम करने के बाद ही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल, तो म्यू एस एन, तो म्यू एस की वैल्यू 0.5 इंटू एन की वैल्यू 100, ये आ गया 50 न्यूटन। अब देखो तो एफ के की वैल्यू क्या होगी, कहीं कहीं देखो एफ के मैक्स, यार एफ के मैक्स क्या है, एफ के कांस्टेंट ही होता है। देखो कैसे कांस्टेंट हो रहा है, एफ की वैल्यू एक ही फार्मूला ही है ना। क्यों, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों घटता बढ़ता है, क्योंकि उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसका एक एफएल जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उस फ्रिक्शन के बाद आप स्टैटिक फ्रिक्शन में ऐसे भी सोचो ना कि आप धीरे 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 फोर्स लगाते चलोगे, फोर्स लगाते चलोगे, फोर्स लगाते चलोगे, तभी तो पुश होगा। और जब ये पुश होगा तो मूव करेगा, मूव करने से पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन तक तो पहुंचेगा ना, अप्लाइड फोर्स, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स तक पहुंचेगा ना। जितना मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स पहुंचेगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगा। तो क्या हो रहा है, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। देखो ना, आप इसको हल्का हल्का धक्का लगाते 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 पूरा धक्का लगा दो, इसका मतलब जितना ज्यादा आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, अपोजिट फोर्स उतना ही लग रहा होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन में भी हो रहा है। तो हमारे पास क्या, ये मैक्सिमम नहीं होगा, आप मैक्सिमम समझो, उसको कांस्टेंट समझो, जो भी समझो, ये 0.4 है,
और 100 है तो ये आ गया 40 न्यूटन। तो भाई अब देख लो, अच्छा अप्लाइड फोर्स तो दिया ही नहीं है इसमें, N इक्वल टू mg, अप्लाइड फोर्स होगा ना कुछ 100 मान लेते हैं, 100 न्यूटन मान लेते हैं, चलना अब 100 न्यूटन मान लेते हैं। क्वेश्चन सॉरी भैया, क्वेश्चन नहीं लिखा था पूरा मैंने, तो आप नहीं, वरना आप तो बना ही लेते हैं ना। हाँ, बहुत तेज स्टूडेंट होगा आप लोग, वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अगर मैंने दिया होता 100 न्यूटन तो आप वो भी बना चुके होते। क्या कर चुके होते? बना चुके होते। चलो तो क्या करें? अब देखो आया पकड़ में चूहा, कैदी आया पकड़ में, अपराधी आया पकड़ में। देखो यार, एफ अप्लाइड क्या है? एफ अप्लाइड इज ग्रेटर है किससे? एफ एस मैक्स से। जैसे ही एफ अप्लाइड, अब ज्यादा फोर्स लगाओगे या फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी तो बॉडी तो मूव करेगा ही ना, तो बॉडी विल मूव, इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा, बॉडी विल मूव। अब आते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की कहानी पे। एफ नेट कितना? इसका मतलब यह है कि अगर आप इस पर फ्रिक्शन लगा रहे हो तो 100 न्यूटन तो इधर लग रहा है, मूवमेंट इधर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन किधर काम कर रहा होगा? इधर काम कर रहा होगा एफ के, आज इसकी वैल्यू कितनी है? 40 न्यूटन। तो अब एफ नेट जब निकालोगे, नेट फोर्स एफ नेट, तो क्या आएगा आपके पास? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो एफ नेट कितना? 100 माइनस 40 इक्वल टू एम कितना? 10 इंटू ए, तो 60 अपॉन 10 इंटू ए, तो ए इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सीलरेशन। चमका? बहुत बढ़िया से बन गया होगा। थका देते हो यार तुम लोग, नोट करो जल्दी से। अब एक काम करते हैं, सेम प्रॉब्लम पर ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बिटवीन, ये थ्योरी का पार्ट खत्म ही करते थे। कल से 2 लेक्चर में होली न्यूमेरिकल 2-2 घंटे का, 4 घंटे का न्यूमेरिकल करके दूंगा, फिर आप बनाते रहना बैठ के, रहने दो। इसी प्रॉब्लम पे कर देते हैं ग्राफ। लिख लो, हेडिंग बना लो, ग्राफ बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ग्राफ बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूं। वैसे देखो मैंने कहा था, देखो आप ये 10 kg का ब्लॉक है और म्यू एस 0.5 दिया हुआ है, म्यू के 0.4, जो प्रीवियस प्रॉब्लम था मैं उसी को कर रहा हूं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है ये देखना है हमको। इसमें एफ एक्स मैक्स कितना है? ये निकाल लो। देखो ग्राफ को ऐसे बनाते हैं हम लोग, पहले मैं देखता हूं। दस, 20, 30, 40, थोड़ा सा और पीछे करता हूं मैं। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जो भी है। 0, 10, 20, 10 का मैं रेंज ले रहा हूँ। 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, इसको पहले जल्दी से उतारो। तो
हाँ ये भी तो लिख लो, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये हमारा F अप्लाइड है, F अप्लाइड फोर्स, ठीक है। F अप्लाइड मतलब F एक्सटर्नल कह सकते हो इसको, जो बाहर से हम देंगे धक्का। F एक्सटर्नल कुछ लग रहा होगा, F एक्सटर्नल, F अप्लाइड या F एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हमको 2-3 चीजें निकालनी है। पहले चीज तो ये निकालनी है कि आपके पास Fx मैक्स कितना है, मतलब FL मतलब क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, मतलब उसके बाद ही मूव कर जाएगा। चलो जी, तो म्यू एस इंटू एन, 0.5 इंटू 10 इंटू 10 एम इंटू जी, तो ये आपको आ गया 50 न्यूटन। 105 तो ये आ गया 50 न्यूटन। ओके, अब आपके पास एफ के कितना है, म्यू एस इंटू म्यू के इंटू एन, ठीक, ये आ गया 0.4 इंटू 100 दैट इज 40 न्यूटन। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मूव किया तो करंट फ्रिक्शन इतना पे रहेगा। अब तुम देख लो बहुत आसानी से कि अगर मैं बोलूं कि F अप्लाइड APP करके मैं लिख दे रहा हूं 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना होगा, 10 न्यूटन होगा, ठीक है, दिख रहा होना चाहिए। अगर मैं बोलूं F अप्लाइड 20 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 20 न्यूटन होगी। अगर मैं बोलूं कि F अप्लाइड 30 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 30 न्यूटन होगी। अगर मैं बोलूं F अप्लाइड 40 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन होगी। अगर मैं बोलूं F अप्लाइड 50 न्यूटन है, तो F अप्लाइड F की वैल्यू 50 न्यूटन होगी। ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज Fx मैक्स। ये क्या है, Fx मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, FL जिसको मैंने कभी कहीं लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर इससे ज्यादा मूवमेंट हुआ तो क्या होगा, इससे ज्यादा अगर फोर्स बढ़ा, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा बढ़ा, तो इसका मतलब कि ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो देखो यहां से 50 न्यूटन तक, तो बॉडी आफ्टर दिस फोर्स, आफ्टर दिस लिमिट, इफ वी increase applied force, मीन जैसे पिछले प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, इसीलिए प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने कराया था ताकि वो समझ में आ जाए। तो क्या होगा, हमारे पास नेट फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा बॉडी विल मूव, तो बॉडी हमारा क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तब मैं बोलूं F अप्लाइड क्या 60 न्यूटन, तो FK निकलेगा बच्चा लोग। तो FK क्या होगा, म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू क्या, यहां करो, तो म्यू के की वैल्यू क्या, तो FK की वैल्यू 0.4 इंटू म्यू के एन की वैल्यू कितनी, 100, कितना आएगा 40 न्यूटन। चलो F अप्लाइड को F को क्या कर दो 70, 60 किया था, पता नहीं मुझे, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। F के अगर नहीं दिख रहा तो भी बोलो F अप्लाइड मैंने 60 लिया, तो इसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, F के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक। तो अगर F 70 भी कर दें तब भी हमारे पास F के क्या है, म्यू के इंटू एन। इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी 40 न्यूटन ही आना है। देख लो 80 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एन, ये भी क्या आएगा 40, क्योंकि म्यू के की वैल्यू यही है, एन की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट क्या मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हमेशा कांस्टेंट ही चलती है। तो अब देख लो हमारे पास यहां तक Fx मैक्स की वैल्यू आ रही थी,
ये हमारा क्या आ रहा था, fx मैक्स आ रहा था, ये हमारा fx मैक्स आ रहा था। यहां के बाद ये देख लो, मिला देते हैं दोनों को। यहां तक तो वैल्यू क्या आ रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की कांस्टेंट आ रही है। थोड़ा अच्छा डायग्राम बना देता हूं मैं, देखो ये आ गई, और यहां के बाद ये वैल्यू ड्रॉप कर रही है। थोड़ा यार डिस्टर्बेंस के लिए, क्योंकि लाइट चली गई थी और पूरा लाइट ऑफ हो गया था अचानक से, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि देखो हो क्या रहा था, यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट ही था, तभी तो हम कर रहे थे। 0.440 न्यूटन 70 कर दोगे आप क्या अप्लाइड फोर्स, तो भी फ्रिक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन उतना ही लगना है, काइनेटिक फ्रिक्शन खास कर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता था, स्टैटिक फ्रिक्शन में चूंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता था, इसी वजह से ये हो रहा था हमारे साथ कि फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, घट रही थी। लेकिन एफएस मैक्स के बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बराबर बराबर वही रहती है, क्योंकि म्यू के एन ही होता है इसका वैल्यू, तो म्यू के एन तो ऑलवेज क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो है आपको क्या हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां से यहां तक आपका जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन का ये डायग्राम होगा। क्या भाई, जितना ज्यादा देख लो, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां मिला दो, फिर यहां से यहां मिला दो, ठीक है, फिर यहां से यहां मिला दो, ओके, यहां से यहां मिला दो, फिर 50 से। तो अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, यहां पे क्या होगा बच्चा लोग, कि यहां पे जो होगा, यहां पे फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो यहां से यहां जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा एक्सटर्नल एफएक्स मैक्स की वैल्यू, यहां पे वैल्यू जो है ना, यहां पे जो वैल्यू है ना वो एफएक्स मैक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या आ जा रही है, एफएक्स मैक्स की वैल्यू आ रही है। यहां के बाद ये अचानक से ड्रॉप करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन 60 पे भी कितना 40 न्यूटन, 70 पे 14, और इस तरीके से ये ग्राफ चला जाएगा। दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ओवरऑल आज का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया। फ्रिक्शन में से ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ भी नहीं होता है, विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, इसको आपको कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास में अगर चाहूं तो शॉर्टकट अगर पढ़ना है तो यहां तक खत्म समझ लो, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम ज्यादा नहीं कर पाए हैं। अब हम रेगुलर 1.5 घंटे के 2 क्लास आपको देंगे, टोटल न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी, नीट और जेई मेंस की लेवल तक। एडवांस लेवल बोलोगे तो एडवांस लेवल का भी हो जाएगा। आप लोग SC1 बनाना शुरू कर दो, या बना रहे हो तो जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और लाइक जरूर करना यार, बहुत मेहनत होता है कंटेंट बनाने में। ओके बाय।